गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम ईसीजी देखेंगे। ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रिक शब्द को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, मतलब कि ये इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमारे बॉडी पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एनोड और कैथोड लगाए जाते हैं। जब कभी ईसीजी करवाया जाएगा तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिक, जो हार्ट के विभिन्न मसल्स पोर्शन पे जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं, इसका मेजरमेंट करता है, इसको ये कंडक्ट करता है, इसको ये पकड़ता है। कार्डियो मतलब होता है हार्ट, हृदय को इंडिकेट करता है ये। और ग्राम मतलब होता है ग्राम एक मेजरमेंट को इंडिकेट करता है। तो कार्डियो हार्ट, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ग्राम मतलब मेजरमेंट। तो हमारे हार्ट में, हमारे कार्डियो में, हमारे हृदय में जिस प्रकार की किसी भी पॉइंट पे जो डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर को एक ग्राफ में मेजरमेंट किया जाएगा, एक ग्राफ में दिखाया जाता है। जिस ग्राफ में दिखाया जाएगा वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जिस डिवाइस से किया जाएगा, जिससे आपको ग्राफ मिलेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन ये पूरा जो मेज़रमेंट का तरीका है ये कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होती है, जब हार्ट जो है अपने कंडक्शन पे होता है, जब हृदय जो होगा अपनी फिजियोलॉजी पे होता है, तो हृदय जब फिजियोलॉजी करेगा तो उसमें हार्ट बीट उत्पन्न होती है। तो हृदय की फिजियोलॉजी के समय जो हृदय में, जो हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आती हैं, इन इम्पल्सेस को एक ग्राफ में मेज़रमेंट किया जाता है, ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ में दर्शाया जाता है। तो जिस तरीके से दर्शाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो आपको दिखता है, जो आपको मिलता है, मतलब कि हार्ट बीट, धड़कते हुए हृदय में जो वेरिएशन आता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का जो वेरिएशन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और वह मशीन जिसके द्वारा आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो मशीन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। तो ये ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। तो हमारा जो, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। दिस इज़ अ राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हृदय जो है 4 चैम्बर्ड भागों में डिवाइड होता है, और ये आप जान रहे हैं ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये है आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये इस तरीके से, अभी आप इस तरीके से समझ के रखिए। तो ये आगे चल के 2 भागों में बाइफर्केट होता है, 2 भागों में बढ़ता है समथिंग, ये इस तरीके से। तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। तो ये बंडल ऑफ हीज है जो लास्ट में फिर पुरकुंजे तंतु तक जाते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंटेड नहीं होता है, थोड़ा सा सकरा होता है। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्ड होते हैं। अब इस 4 चैम्बर्ड में एक होता है SA नोड, एक जो होगा SA नोड होगा, ये नेचुरल पीसमेकर है, ये जो है नेचुरल पीसमेकर होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, सभी जानते हैं, ये राइट ऑरिकल में पाया जाता है। तो जब कभी फिजियोलॉजी होती है तो इसमें क्या होते हैं, वेव्स आती हैं, इम्पल्सेस आते हैं। इम्पल्सेस फिर आपको ये भी पता है, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये दिया जाएगा फिर AV नोड को। AV नोड कहाँ पाया जाता है, ये इंटरसेप्टल, ये जो सेप्टल है, सेप्टल मतलब कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टल के वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा। कौन सा, AV नोड, ये AV नोड पाया जाएगा। तो ये AV नोड को दिया जाता है। उसके बाद अब ये जो इम्पल्सेस होती हैं, ये क्या होगी, ये खुद जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं, क्योंकि AV नोड में इतने ऐसे मसल्स नहीं होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, ये खुद से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये जो होंगे, ये वेव्स जो होगा आगे बढ़ेगा, ये जो होगा वेव को स्थानांतरित करने के लिए अब आगे जो जाया जाएगा, ये होता है आपका बंडल ऑफ हीज में।
बंडल ऑफ हीज, और बंडल ऑफ हीज से फिर कहाँ पे जाता है आपका पुरकुंजे फाइबर में। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पुरकुंजे फाइबर्स में जाता है। तो जब सबसे पहले क्या इम्पल्सेस आए थे कहाँ पे, एस ए नोड में आए थे। एस ए नोड में जब इम्पल्सेस आता है एस ए नोड में, तो जो वाइब्रेट होगा या जिसमें फिजियोलॉजी होती है वो आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है, सॉरी राइट ऑरिकल होता है। राइट ऑरिकल में आपकी फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। वहाँ से फिर जो होगा आपका सेप्टल फिजियोलॉजी में आ जाएगा। सेप्टल मतलब कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टल, ये जो है फिजियोलॉजी में आ जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टल में जैसे ही फिजियोलॉजी होती है तो सेप्टल के कारण अब तो ये फिजियोलॉजी कौन देगा, एवी नोड देगा। एवी नोड जो है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में फिजियोलॉजी देगा। अब जो है ट्रांसफ़र किया जाता है बंडल ऑफ हीज को। तो जो बंडल ऑफ हीज से लेके पुरकिंजे फाइबर हुआ, यहाँ तक कि एवी नोड का जो लास्ट पॉइंट से लेके एवी नोड में जो लास्ट वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन फिर बंडल ऑफ हीज फिर पुरकिंजे फाइबर को दिया जाएगा। तो एवी नोड से लेके यहाँ तक का जो वाइब्रेशन है या जो इस प्रकार का वेव का ट्रांसफ़र है, इसमें जो वाइब्रेट होता है वो वेंटिकल होता है। तो आपने ये समझा कि एस ए नोड को वाइब्रेट करने वाला कौन होता है, या वाइब्रेशन किस में होगा, एस ए नोड से आलिंद में, ऑरिकुलर में। उसके बाद जो एवी नोड होगा, एवी नोड किसको वाइब्रेट करेगा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम को। और बाकी जितने भी आपके भाग दिखेंगे वो किसको वाइब्रेट करते हैं, ये वेंटिकल को वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा वाइब्रेशन होता है और पुरकिंजे फाइबर तक वाइब्रेशन दिया जाएगा। वाइब्रेशन का अर्थ यहाँ पे इम्पल्सेस से है, तरंग से है, वेव से है। तो इससे पूरा हृदय जो है, पहले ये आगे वाले भाग जो है वो फिजियोलॉजी पे आएंगे और फिर दूसरे वाले नीचे वाले भाग जो है वो फिजियोलॉजी पे आएंगे। तो ये जो फिजियोलॉजी जो हो रही होती है उसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है डीपोलराइजेशन, एक होता है डीपोलराइजेशन ऐसा ये, और दूसरा होता है रीपोलराइजेशन। एक होता है डीपोलराइजेशन और दूसरा होता है आपका रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जनरली ये जो शब्द होता है वो सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, और रीपोलराइजेशन ये शब्द जो होता है वो रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो शब्द होंगे आपके पास आएंगे, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो आपने ये भी पढ़ा है कि और ये डी और रीपोलराइजेशन तब होते हैं जब जो है आयन का एक्सचेंज होता है, जब जो है आयन एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज कब होते हैं, आयन एक्सचेंज मतलब ये आपका सेल का मेम्ब्रेन है, तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो जो इनका ट्रांसपोर्ट होते रहता है। कंसंट्रेशन जब जो है सोडियम आयन की अधिक हो जाएगी नीचे की ओर, डीपोलराइजेशन, कंसंट्रेशन सोडियम आयन की कम हो जाएगी एंड पोटेशियम आयन की इंक्रीज हो जाएगी, वो कहलाएगा रीपोलराइजेशन। तो दो प्रोसेस होंगे, एक होता है आपका डीपोलराइजेशन और दूसरा कहलाता है आपका रीपोलराइजेशन। ये शब्द भी आएगा। तो जितने भी ईसीजी जो होता है इसमें कुछ वेव्स होती हैं। ईसीजी को हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें हम कुछ वेव्स पढ़ते हैं। इन वेव को पी क्यू आर एस टी और यू भी एक एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन पी क्यू आर एस टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वेव्स आती हैं इसको पी क्यू आर एस टी यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम मान लें ये हमारा एक पॉइंट है, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहा जाता है। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, मतलब बीच का लाइन है, ये बीच का पॉइंट होता है, इसको हम जो है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से आप जो है इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पहला पॉइंट मिलता है। ये पहला पॉइंट आपको मिलेगा। पहले पॉइंट के बाद आप जो है सीधे से फिर इसी आइसो इलेक्ट्रिक में आ जाएंगे और फिर जो है आपको एक लंबा पॉइंट मिलता है। ये लंबा पॉइंट आएगा जो थोड़ा नीचे तक जाएगा। नीचे के जाने के बाद थोड़ा सा आपको फिर आप यहाँ पे इसी काफ़ी ये थोड़ा और नीचे जाता है,
फिर इस आइसोइलेक्ट्रिक में पहुंच जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक में पहुंचने के बाद थोड़ा आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ऊपर देखने को के बाद जो है थोड़ा सा आपको एक पॉइंट आपको वेव मिलेगा। तो ये आपको मिलेंगे। तो पहला आपको एक नोट मिलता है ऊपर की ओर, ये पीक है। उसके बाद आपको जो नीचे की ओर नोट मिलता है ये आपको मिलेगा क्यू, ये वाला, दिस पॉइंट क्यू। उसके बाद आपको जो नोट मिलता है ये वाला पॉइंट ना, ये पॉइंट आपका क्यू है। उसके बाद ये जो सबसे लंबा पॉइंट दिख रहा है ये है आपका आर, ये आपका आर है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये आपका एस है। एस के बाद पहला जो ऊपर गया ये आपका टी है। एस के बाद पहला जो आप जाएंगे ये आपका टी है। टी के बाद ऐसे नीचे जाता है। नीचे के बाद वो फिर से एक आपको उभार मिलेगा, एक आपको इस तरीके से और उभार मिलेगा। तो ये आपका यू है। यू के बाद फिर से आपका क्या आएगा, पी आएगा। तो क्या मिला आपको, एक बार फिर से, ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में सबसे पहले आपको पी मिलेगा, दिस इज़ पी। पी के बाद जो है ये थोड़ा सा नीचे स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट मतलब कि आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पहुंच जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जाने के बाद आपको थोड़ा और ये नीचे की ओर झुकेगा, ऐसा, ये आपका क्यू कहलाएगा, नीचे की ओर झुकेगा। और यहाँ से आपको एक लंबा नोड मिलेगा, एक लंबा पिच मिलेगा, ये आपका आर है। और फिर जो है आर जो है नीचे तक जाता है। नीचे आपको जो मिलता है, नीचे जो जाएगा, नीचे से आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो नीचे जहाँ तक जाता है वो एस है। एस के बाद ये टी पे जाता है। तो एस जो होता है ऐसे जा रहा होता है, एक पॉइंट पे आके ये क्या होता है, ये एस इतना भी नहीं, इतना जाएगा, ये इतना जाएगा और एक पॉइंट में, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में जाके मिल जाएगा। और आपको पहला मिलेगा एक, ये पी से कम रहता है, इसकी उभार जो है आपको पी से कम मिलेगी। तो यहाँ से जाएगा तो ये एस हुआ और ये आपका टी हुआ, जो पी से थोड़ा कम उभार आपको मिलेगा, थोड़ा कम इसका पिच मिलेगा। उसके बाद ये टी हुआ। टी के बाद आपको फिर थोड़ा सा आप जाएंगे, थोड़ा सा आपको उभार मिलेगा, वो आपका यू होगा। यू के बाद फिर आपको फिर से पी मिलेगा। तो इसमें पी क्यू आर एस टी पाए जाते हैं। पी क्यू आर एस टी आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। तो जो पी होता है, पी पॉइंट जो होता है, इसमें 2 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं, 2 ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पे जाके वो पूरा का पूरा जो मिड लाइन है, जिसको आप आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, उसमें जाके मिल जाता है। तो 2 ऐसे भाग हैं, एक जगह है पी और क्यू की जगह पे, ये देखिए, और दूसरी जगह है एस और टी की जगह पे। तो इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड जो है वो 2 जगह पे है। आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड वो है जहाँ पे वो मिड लाइन में जाके मिल जाती है। एक है पी क्यू की जगह पे, पी और क्यू के बीच में मिलेगी और ये स्मॉल लाइन होती है, ये जो आपको मिलेंगे ये स्मॉल लाइन होगी। दूसरा होता है एस और टी की जगह पे। एस और टी की जगह पे एस टी के बीच में भी आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलते हैं, ये थोड़ा लार्ज होता है, ये लार्ज लाइन होता है। तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। इसके अलावा पी क्यू आर एस टी में जो पी रहता है ये एट्रियल को बताता है, ये एट्रियल के डीपोलराइजेशन को शो करता है, पीक। और बाकी जो है, इसलिए इसको पी को क्या कहा जाता है, एट्रियल कहा जाता है, एट्रियल फिजियोलॉजी कहा जाता है, या फिर आप इसको एट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें बहुत सारे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारा पी के साथ, पी यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन इसको एट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो पी निकल गया। अब क्या बाकी है आपके पास, क्यू आर एस टी बाकी है। यू तो एक्स्ट्रा है, क्यू आर एस टी बाकी है। ये क्यू से लेके टी का जो प्रोसेस होता है उसमें सारे जो होते हैं वो वेंट्रिकल का होता है, मतलब सारा जो फिजियोलॉजी होगा वो वेंट्रिकल में होगा, इसलिए इसको वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। मतलब पी जो होगा, पी का जो वेव होगा तब होगा जब एट्रियम में डीपोलराइजेशन होगा। उसके बाद क्यू से लेके जो टी का जितने भी प्रोसेस होंगे वो वेंट्रिकल में होंगे, इसीलिए इसको जो है वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है।